जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के दैनिक समसामयिकी को देखते हैं। पहला है कि इसमें विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को मिला 39वां स्थान। ठीक है, जो विश्व आर्थिक मंच है उसके जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक उसने जारी किया है उसमें भारत को 39वां स्थान मिला है। तो टॉप में कौन है? टॉप में है यूएसए, दूसरे नंबर पे स्पेन, फिर जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूएसए टॉप पे है, भारत को 39वां स्थान मिला है। ओके, और 2021 में भारत को इसमें 54वां स्थान मिला था। ठीक, तो ये सब पॉइंट में दे सकता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। 21 में भारत को 54वां स्थान मिला था, 24 में 39वां स्थान हो गया, तो अच्छा स्थान इसमें भारत ने। और दक्षिण एशिया में भारत को सर्वोच्च स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। दक्षिण एशिया में आपके जितने भी देश हैं उसमें भारत टॉप पर है। ठीक है, लास्ट में कौन है? तो लास्ट में आपका माली है 119वें नंबर पर, 118वें नंबर पर सियरा लियोन है। फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट, 39वें नंबर पे भारत, और लास्ट में माली और सियरा लियोन। बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, कुछ और इंडेक्स इसने जारी किए हैं। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने, तो कौन कौन से हैं देखिए। भारत को पहले इसमें जो भारत को स्कोर मिला है वो मिला है 4.25। ठीक है, इसने जो है भारत में उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता जो रिपोर्ट जारी की है विश्व आर्थिक मंच में, उसमें दिया है भारत को 18वां स्थान उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में। ठीक है, और एक रिपोर्ट जारी की है प्रतिस्पर्धी हवाई परिवहन में 26वां और बंदरगाह में 25वां। तो जो ज़मीनी और बंदरगाह रिपोर्ट इसने बुनियादी स्तर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जारी किया जाता है, तो बंदरगाह में और ज़मीनी स्तर पे 25वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। हवाई जहाज यात्रा में जो है 26वां स्थान प्राप्त किया है, और उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में इसमें भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत प्राकृतिक संसाधनों में 6वें स्थान पर है और सांस्कृतिक संसाधनों में 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार जब सुनेंगे तो याद हो जाएगा, आपको स्थान भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। WEF इसको हम कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय, शहर का नाम है कोलोनी। WEF द्वारा जारी अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट, मतलब WEF और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, ठीक है, और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF। ओके, अगला देख लेंगे। ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका में भेजी है मलेरिया की वैक्सीन। ठीक है, किसने भेजी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भेजी है। तो मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स यम। ओके, क्या नाम है? R21 मैट्रिक्स यम। ये सीरम इंस्टीट्यूट का जो है कहाँ पे है? तो ये है पुणे में। ठीक है, इंडिया पुणे में है, और इसके जो CEO हैं वो कौन है? आधार पूनावाला। ओके, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा जो आपकी वैक्सीन होती हैं वो प्रोड्यूस करती है। कौन? सीरम इंस्टीट्यूट। ओके, इसने क्या किया है कि अफ्रीकी क्षेत्र में हर साल करीब 5 लाख बच्चे मलेरिया से मर जाते हैं। हर साल कितने? करीब 5 लाख बच्चे मर जाते हैं। तो इसीलिए R21 मैट्रिक्सियम, इस दवा का नाम याद रखिएगा, इसका R21 मैट्रिक्सियम। ये किसके लिए है? मलेरिया के लिए है। ओके, अगला न्यूज है। अच्छा, इसी में है कि सिंगापुर में एक जो है एस्ट्राजेनिका का पहला कैंसर दवा उत्पादन केंद्र। तो जैसे अपने यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही सिंगापुर में एस्ट्राजेनिका है। तो एस्ट्राजेनिका ने क्या किया है कि इसने पहला कैंसर दवा उत्पादन केंद्र बनाया है। कहाँ पे? सिंगापुर में। ओके, और इसने एक अपनी वैक्सीन भी लॉन्च की है एस्ट्राजेनिका ने। अब वो कितनी इफेक्टिव होती है कितनी नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। चलिए, अगला है कि 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। आइए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। इसका जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है थीम? योजना का हिस्सा बने। थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने। ठीक है, क्या है थीम? योजना का हिस्सा बने। ये पहली बार 1985 में जो जैव विविधता
दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो जो जैव विविधता शब्द दिया था वो किसने दिया था? पहली बार 1985 में एक वैज्ञानिक थे, जैव वैज्ञानिक वाल्टर जी रोसेन। क्या नाम था? वाल्टर जी रोसेन। तो रोसेन नाम आप याद रखिए, रोसेन, इन्होंने ही ये शब्द गढ़ा था। क्या? जैव विविधता। ओके, ये कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, पीसीएस के में भी और यूपीएससी में भी। अगला है कि ये 1993 से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में ये एक्सेप्ट किया गया था। कब एक्सेप्ट किया गया था? 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने एक्सेप्ट किया था। और मनाया कब जाता था? 29 दिसंबर को। देखिए, ये पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था, ठीक है, लेकिन 20 दिसंबर 2020 की तारीख को इसकी तारीख को चेंज कर दिया गया और ये 22 मई को मनाया जाने लगा। कब से? 22 मई को। पहले मनाया जाता था 29 दिसंबर को। अच्छा, 22 मई को क्यों मनाने लगे? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो है जैविक विविधता पर जो है कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। उसको कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से, आप जानते हैं। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था किस तारीख को? 22 मई को हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील में। तो इसीलिए उसका जो है 29 दिसंबर से चेंज करके 22 मई कर दिया गया था डेट। और तो आप ये जानेंगे कि इसका पहले से ही डेट 22 मई नहीं था, बाद में चेंज करके बनाया गया है। अब आगे है कि 2015 के बाद के विकास एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो रियो प्लस 20, देखिए, जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। तो रियो प्लस 20 का जो दस्तावेज था उसका नाम था द वर्ल्ड वी वांट, अ फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। इसको उजागर किया गया था कब? COP15 2015 में, ठीक है। तो इस वर्ष 2024 में, तो 2024 में ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये कहाँ मनाया जाएगा? ये कोलंबिया में मनाया जाएगा। और ये जैव विविधता दिवस, इसका नाम क्या है? COP16। ये 16वां सम्मेलन होगा। कहाँ पे? कोलंबिया में होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि यूके में हुआ दूषित रक्त घोटाला, जिसमें कम से कम 3000 लोगों की जान गई है। ये आप जान लीजिए कि यूके में 1970-80 के दशक में एक रक्त घोटाला हुआ था। रक्त घोटाला मतलब कई लोगों को रक्त की बीमारी हो गई थी, जो रक्त जम जाता है वो वाली बीमारी हो गई थी, हीमोफीलिया जिसको कहते हैं, है ना। तो यूके में कई लोगों को हीमोफीलिया हो जाने के कारण रक्त चढ़वाना था। तो उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर लोग ऐसे लोगों को पकड़ लाए जिनको HIV था या हेपेटाइटिस था, तो उन लोगों का रक्त चढ़ा दिया गया। काफ़ी पैसे उन लोगों के पास होते हैं, तो हमारे यहाँ की जैसा क्या है कि फ्री में रक्त वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ पे लोग मोटी रकम देते हैं रक्त देने पे। तो क्या हो गया कि उन लोगों ने, जिनको HIV था और अन्य रोगों से पीड़ित थे, उन लोगों का रक्त जो है, जो सही लोग थे उन पे चढ़ा दिया गया। तो उससे क्या हो गया? लगभग 3000 लोगों की जान चली गई थी। तो इसको बहुत बड़ा रक्त घोटाला माना है। तो आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त घोटाला कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस देश से जुड़ा हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था, यूके में। ओके, तो बस इससे यही है कि 1970-80 के दशक में हुआ था ये घोटाला, ठीक है। लगभग 3000 लोगों की जान गई है। और इसमें जो है किसको किसको हुआ था? तो हीमोफीलिया से पीड़ित जो है हज़ारों लोगों को HIV वायरस और हेपेटाइटिस से संक्रमित लोगों द्वारा दान किया गया था। क्या दान किया गया था या बेचा गया था? रक्त। तो उनको चढ़ा दिया गया था, इससे कई लोग मर गए थे, ठीक है। तो इसी को रक्त घोटाला कहा जाता है। अगला है कि 10वां विश्व जल मंच इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? कहाँ पे? इंडोनेशिया के बाली में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है। पूछ सकता है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने किया है। नाम है जोको विडोडो। नाम क्या है इनका? जोको विडोडो। 20 से 25 मई 5-6 दिन का है ये, 2024 तक ये चलेगा, ठीक है, 20 से 25 मई में। और इसका क्या नाम है? यह है विश्व जल मंच का उद्घाटन किसने किया है? जोको विडोडो ने। चलिए, 1997 में इसके उद्घाटन के बाद, ये सब कब से चालू हुआ है? तो ये 1997 से चालू हुआ है। इसके उद्घाटन के बाद यह फोरम हर 3 साल पर, कब मनाया जाता है? हर 3 साल पर आयोजित किया जाता है। 1996 में स्थापित विश्व जल परिषद में 5 महाद्वीपों
इसमें कौन कौन शामिल होता है? 5 महाद्वीप शामिल होते हैं, 5 महाद्वीप के 52 देश शामिल होते हैं और 260 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए, यह मार्च 21 से 26 2022 डकार, इससे पहले कब हुआ था? तो देखिए, हर तीसरे साल होता है, तो ये 22 में हुआ था, 21 में होना था, लेकिन 22 में हुआ था। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण। तो ये सेनेगल में आयोजित हुआ था इससे पहले। अब कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के कहाँ पे? बाली में। ठीक है, अगला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप भेजी है कहाँ पे? श्रीलंका में। XP100 है क्या? तो ये पेट्रोल आप जानते हैं जो बेचा जाता है पेट्रोलियम, ये किस पे? ऑक्टेन संख्या इसकी होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होती है उतना ही पेट्रोलियम को क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। तो ऑक्टेन संख्या 100, ठीक है, XP100 का जो है पहली खेप निर्यात किया है किसने? IOCL ने। कहाँ पे निर्यात किया है? किस देश को? तो निर्यात किया है आपके श्रीलंका को। ठीक है, पूछ सकता है किस जो है पोर्ट से रवाना किया गया? तो जवाहर पोर्ट जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कहाँ पे? मुंबई में। वहीं से इसको भेजा गया है। ठीक है, ऑक्टेन 100 को, ऑक्टेन 100 पेट्रोलियम को। ओके, अब आते हैं, ऑक्टेन 100 पेट्रोलियम अभी तक केवल 5-6 देशों के पास ये तकनीकी है कि जो ऑक्टेन 100 पेट्रोलियम बना लेते हैं। अच्छा, ऑक्टेन 100 होता क्या है? ऑक्टेन होता क्या है संख्या में? तो देखिए, जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो हमारा पेट्रोल जलता है, ईंधन जलता है, तभी तो ऊर्जा पैदा होती है गाड़ी में और वो आगे लेके जाती है गाड़ी को। लेकिन होता क्या है कि जब ऑक्टेन संख्या कम का रहता है कोई और वो पेट्रोलियम हम यूज करते हैं, तो क्या होता है कि गाड़ी को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे पहले ही क्या होता है कि हमारा ईंधन जलने लगता है। ठीक है, तो ऊर्जा पहले ही प्रोवाइड की जाने लगती है, जिससे क्या होता है कि ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। तो ऑक्टेन संख्या को बढ़ाया जाता है, जिससे जब गाड़ी को आवश्यकता होगी, इंजन को मतलब जब आवश्यकता होगी तभी ऊर्जा जो है प्रज्वलित होगी, ईंधन प्रज्वलित होगा और गाड़ी को जो है इंजन को ऊर्जा देगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्टेन 100 बनाया गया। अब देखिए, ऑक्टेन 100 टेक्नोलॉजी जो है ये केवल और केवल 6 देशों के पास और है। कौन कौन से 6 देश हैं? तो अमेरिका तो है ही, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल, केवल इतने देशों के पास है। और अब इसमें कौन जुड़ गया है? भारत भी अपना जुड़ गया है। भारत की कौन सी कंपनी ने बना लिया है? IOCL। सभी कंपनियों ने नहीं बनाया है, केवल एक कंपनी ने, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, ठीक है। और इंडिया की एक और कंपनी है जिसने ऑक्टेन 100 तो नहीं लेकिन ऑक्टेन 99 लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वो कौन सी है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, HPCL। ठीक है, HPCL और वो है IOCL। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, IOCL ने ऑक्टेन 100 प्राप्त कर लिया है और ये ऑक्टेन 99 पहुँच गई है। कौन? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो चलिए, अगला न्यूज़ है कि गैलेक्स आई NAL के उपग्रह पर SAR तकनीकी का परीक्षण करने वाली बनी दुनिया की पहली निजी कंपनी। कौन कंपनी का क्या नाम है? ये बेंगलुरु की कंपनी है। ठीक है, कंपनी का नाम है गैलेक्स आई। ठीक है, ये SAR तकनीकी द्वारा ये NAL उपग्रह पर जो है परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई। पहली निजी कंपनी बन गई कौन सी तकनीकी से? SAR तकनीकी से। कंपनी का क्या नाम है? गैलेक्स आई। कहाँ की है? तो ये अपने इंडिया की है। कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में स्थापित है। ठीक है, तो कंपनी ने SAR तकनीकी से उच्च गुणवत्ता और हर मौसम में दिन रात इमेजिंग क्षमताओं के लिए इसके ये तो कर ही लेता है। इसके अलावा क्या करता है कि SAR पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन के लिए भी ये सक्षम है। ठीक है, ये थोड़े से इनमें जो है ट्रिकी शब्द हैं, थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो याद हो जाए, नहीं तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको कंपनी का नाम ही जहाँ तक पूछेगा एग्जाम में तो कंपनी का नाम आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक एपर्चर राडार जो SAR तकनीकी है, SAR तकनीकी, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो वहाँ पे पूछ सकता है कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी पूछ सकता है। तो उसका नाम है सिंथेटिक एपर्चर रडार। एक जो है एक रूप का इसका उपयोगी 2 आयामी छवियों को भी ले लेता है और त्रिआयामी छवियों को लेने में बिल्कुल कोई दिक्कत इसको जो तकनीकी से नहीं आती है। ठीक है, इसमें एक और अपडेट दिया हो कि निसार सैटेलाइट छोड़ेगा भारत और अमेरिका मिलके। ठीक है, कहाँ से छोड़ा जाएगा? तो ये भारत की धरती से छोड़ा जाएगा, मतलब अपना जो इसरो है वो छोड़ेगा। तकनीक इसका क्या नाम है? निसार। ठीक है,
और इसमें निसार में क्या है कि ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कौन है? निसार। और ये भारत छोड़ेगा। भारत का इसरो बना मिलकर कौन बना रहा है? तो अमेरिका का नासा और इसरो मिलकर बना रहे हैं। मंगल ग्रह पर 2 माह में पहुंचने के लिए स्पंदित प्लाज्मा रॉकेट जो है किस बना लिया है? किस कंपनी ने? हॉवे इंडस्ट्रीज ने बनाया है। किसने? हॉवे इंडस्ट्रीज। ये है कहाँ की? तो ये यूएसए की एक कंपनी है, हॉवे नाम है, हॉवे इंडस्ट्रीज। ठीक है। और ये मंगल ग्रह पर 2 माह में पहुंचाने के लिए कौन सा रॉकेट बनाई है? स्पंदित प्लाज्मा रॉकेट। अभी तक आप रॉकेट का नाम सुनते होंगे तो सॉलिड ईंधन उसमें पड़ता था या लिक्विड, ये प्लाज्मा रॉकेट है। ठीक है। तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज कर रहे हैं। कितने दिन में पहुंचा देंगे? 2 माह में। ठीक है। यूएसए की कंपनी है। चलिए अगला न्यूज़ देखेंगे। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए प्रारंभ किया है प्रोजेक्ट ईशान। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? ईशान। ठीक है। तो प्रोजेक्ट ईशान किससे जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किससे जुड़ा हुआ है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से। ठीक है। इनिशिएटिव है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है इनिशिएटिव, इंडियन सिग्नल स्काई। इसका जो ईशान का फुल फॉर्म है क्या है? ये इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओके। तो ये क्या है कि अभी तक जो हमारे देश में एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो 4 जगह पे है। कौन कौन जगह पे है? तो एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में है। ठीक है। चारों दिशाओं में 4 जगह पे है। तो इसको क्या कर रहे हैं कि अब इसको कह रहे हैं कि ये केंद्रित करके चारों को इकट्ठा कर दिया जाए। कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे इसको करने को? नागपुर में एक ठीक है। तो इसे नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाने का जो है इनका उद्देश्य है। ओके। और ये इससे क्या होगा कि यातायात प्रबंधन सुचारू और सुरक्षित हो जाना चाहिए, ऐसा इनका अनुमान है। ठीक है। समेकन, इस समेकन से, समेकन मतलब एकत्रीकरण थे, तो इस समेकन से परिचालन को सुव्यवस्थित करने, क्षमता बढ़ाने और भीड़ भाड़ कम करने की उम्मीद है, क्योंकि एयरलाइंस की। ठीक है। एएआई का गठन कब हुआ था? तो एएआई का गठन हुआ था संसद के एक अधिनियम द्वारा। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 को। ओके। चलिए अगला न्यूज़ देखेंगे। एनटीपीसी को एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में मिला 3रा स्थान। किसको मिला है? एनटीपीसी को मिला है। एनटीपीसी कहाँ कंपनी है? अपने भारत देश की कंपनी है। और इसको अवार्ड दिया कितना है? किसने है? एटीडी ने दिया है। तो एनटीपीसी ने जो है एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर की 3री रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक हासिल की है? पहली दूसरी नहीं, 3री रैंक हासिल की है। ठीक है। 3री रैंक हासिल की है। और एनटीपीसी एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें 8 वर्षों में 7 बार यह पुरस्कार जीता है। कितनी बार? 8 वर्षों में जीता है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार एनटीपीसी को ये पुरस्कार मिल चुका है इंडिया की। इस पुरस्कार को एनटीपीसी की तरफ से ग्रहण किसने किया है? इसको लिया है सुश्री रचना सिंह भाल ने। किसने लिया है? सुश्री रचना सिंह भाल, एक औरत हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका नाम पूछ सकता है। लेडीज़ों पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट, इसका जो नाम है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, किसने दिया है? तो आपने देखा होगा एटीडी ने दिया है यह पुरस्कार। ठीक है। तो एटीडी बेस्ट अवार्ड दिया गया है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इस अवार्ड को दिया जाता है। ओके। और एनटीपीसी ने क्या किया है कि एनटीपीसी ने 76,015 मेगावाट का जो है अभी ये ऊर्जा बनाती है। कौन? एनटीपीसी। लेकिन अब इसका जो लक्ष्य है कि 2032 तक ये कितना ऊर्जा बनाएगी? 130 गीगावाट तक क्षमता ये अपना बढ़ाने वाली है। ठीक है। अगला है कि ओपन एआई ने अब तक का सबसे तेज़ और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? GPT-4o। इसको 40 मत पढ़ना है, 4o है। ठीक है। तो GPT-4o नाम से एआई, ओपन एआई ने अपना मॉडल लॉन्च किया है। किस तकनीकी पे है? तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आधारित है। इसमें कोडिंग जो की गई है लार्ज लैंग्वेज मॉडल आधारित पे की गई है। ठीक है। और GPT-4o में जो ओ का मतलब है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसका ओ का मतलब है ओमिनी। क्या मतलब है? ओमिनी। ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि उदाहरण के लिए इसमें पूर्ववर्ती जो मॉडल होते थे तो इसमें क्या होता था कि ट्रांसक्रिप्शन और इंटेलिजेंस और
टेक्स्ट से जो बात करने की स्पीड होती थी, तो इन लोगों का प्रारूप जो है अलग अलग रहता था। तो इसमें क्या है कि सब एक ही चीज़ में जोड़ दिया गया है। अलग अलग इसमें कोडिंग करने की या अलग अलग उसमें जो है सॉफ्टवेयर डालने की या हार्डवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि ये जो लोगों से बात करने में है, जो पहले एआई थे उनसे ज़्यादा सक्षम है, उनसे आपकी बातों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। इनकी उत्कृष्टता को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, उत्कृष्टता को इसका बढ़ा दिया गया है। ये 232 से 320 मिली सेकेंड में आपसे वार्तालाप करना चालू कर सकती है, आपकी बातों को समझ सकती है, ठीक है। एलएलएम एक एआई प्रोग्राम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एलएलएम एक एआई प्रोग्राम है, ये भाषा को पहचानने और तैयार करने के सक्षम है, ठीक है। और एलएलएम को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में उपयोग किया जाता है। तो आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दिन नए करंट अफेयर के क्लास के साथ में। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।